अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है तम का 10वें द्रव्यत्व के रूप में खंडन। यानी कि कुछ आचार्यों ने कहा कि तम को भी हमें 10वां द्रव्य मानना चाहिए। 9 द्रव्य तो मानते हैं हम कारण द्रव्यों में, लेकिन कुछ बोलते हैं कि तम को भी 10वें द्रव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमने द्रव्य की परिभाषा में देखा कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें गुण और कर्म पाए जाते हैं। तो वो इसके लिए एक रीज़न देते हैं कि गुण भी पाया जाता है और कर्म भी पाया जाता है। वो कहते हैं कि तम यानी अंधकार है, उसमें नीलम तमस चलती बताया। नीलम उसका गुण हो गया और चलन उसका कर्म हो गया। इस प्रकार से वो गुण और कर्म दोनों देकर कहते हैं कि उसे 10वें द्रव्य के रूप में स्वीकार करना। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि तम 10वां द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमें नील रूप गुण की प्रतीति होती है वह मात्र भ्रम है, वह तेज का भाव है, प्रकाश का भाव के कारण वह नील गुण हमें प्राप्त होता है। और दूसरा वो रीज़न देते हैं कि जो चलन कर्म मिलता है वह भी भ्रम है, क्योंकि प्रकाश में गति होती है, तम में नहीं गति होती। प्रकाश चलता है वैसे ही आगे पीछे तम या छाया परछाई चलती हुई दिखती है, इसलिए वो कहते हैं कि छायावान चलता है, न कि छाया चलती है। खंडन में अगली युक्ति ये देते हैं कि अगर नेत्रग्राह्य होने के कारण हम तम को रूपवान द्रव्य माने तो उसका ज्ञान हमें प्रकाश में भी होना चाहिए। ऐसा ही क्यों है कि उसका केवल प्रकाश के अभाव में ज्ञान होता है, इसलिए उसे रूपवान द्रव्य कहना उचित नहीं है। नील रूप की प्रतीति के कारण इसे रूप रहित द्रव्य भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए तम को प्रकाश का भाव मानना युक्ति संगत है। हम कह सकते हैं कि तम एक 10वां द्रव्य नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण तम की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तम के नील रूप गुण और चलन कर्म के औपाधिक होने से तम को 10वें रूप में मानने में कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब टॉपिक है वेदांत मतानुसार स्थूल शरीर का निर्माण कैसे होता है, या फिर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है पंचीकरण का सिद्धांत बताइए। इसमें बताया कि जो शरीर है वह पंचीकृत महाभूतों यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से निर्मित होता है, यानी पंच महाभौतिक होता है शरीर। अब पंच महाभूतों से किस प्रकार से निर्माण होता है, तो शरीर निर्माण स्थूल महाभूत या फिर स्थूल महाभूत के निर्माण से पूर्व है। पंच महाभूत अपने विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था तन्मात्रा कहलाती है, उसमें उसके बाद स्थूल महाभूत का निर्माण 5 अवस्थाओं की प्रोसेस से होता है। तो फर्स्ट स्टेज में होता है कि सारे महाभूत हैं वो, यानी कि पंचीकरण की प्रक्रिया में हमें 5 स्टेज मिलेगी, 5 स्टेज मिलेगी। उनमें कैसे किस प्रकार से स्थूल महाभूत का या स्थूल शरीर का निर्माण होता है वो देखेंगे हम। के लिए डायग्राम से देखते हैं। इसमें बताया सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है सारी तन्मात्रा अपने विशुद्ध रूप में रहती है। सेकेंड स्टेज के अंदर सारी तन्मात्राएं टेंडेंसी शो करती है 2 पार्ट में डिवाइड होने की। डिवाइड नहीं हुई है, वो बस एक संभावनाएं व्यक्त कर रही है कि वो डिवाइड होंगी। तो सेकेंड स्टेज के अंदर डिवाइड होने की संभावनाएं व्यक्त कर रही है, ये टेंडेंसी उनकी। फिर थर्ड स्टेज के अंदर सारे महाभूत 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। ये आकाश महाभूत 2 में डिवाइड हो गया, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर फोर्थ के अंदर जो आधा पार्ट है वो तो सेम रहता है, ऊपर का इन सब का आधा पार्ट सेम है, और जो नीचे का आधा पार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है सब महाभूतों का। ये 4 पार्ट में सबके एक आकाश के 4 पार्ट हो गए, वायु के 4, अग्नि के 4, जल के 4 और पृथ्वी के 4। उसके बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होता है कि हर महाभूत की जो आधा पार्ट है फर्स्ट वो तो उनके पास रहता है, और बाकी के जो 4 महाभूत है उनका 1/8 पार्ट आ जाता है। जैसे कि आकाश महाभूत है, इसका आधा पार्ट इसके पास है, और एक पार्ट वायु से आ गया, एक पार्ट अग्नि से आ गया, एक पार्ट जल से आ गया, और एक पार्ट पृथ्वी से आ गया। इस प्रकार आकाश महाभूत का निर्माण हो गया। आकाश महाभूत में केवल आकाश महाभूत नहीं है, अधिकतम पार्ट आकाश महाभूत का है, और वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का भी पार्ट है, लेकिन वो कम होता है, इसलिए प्रधानता के आधार पर इसको हम आकाश महाभूत कहते हैं। अगर इसको अपन गणितीय फॉर्म में दिखाएं तो थर्ड स्टेज के अंदर सारे महाभूत हाफ पार्ट में डिवाइड हो गए, और फोर्थ स्टेज के अंदर जो सारे महाभूत है वो हाफ पार्ट तो सेफ है उनका, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो 4/1/8 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब अगर अकेले आकाश महाभूत की बात करें तो उसमें अधिकतम पार्ट है, यानी 1/2 पार्ट, आधा पार्ट आकाश महाभूत का मिलता है। फिर 1/8 पार्ट आता है वायु तन्मात्रा का, 1/8 पार्ट आता है अग्नि तन्मात्रा का, 1/8 पार्ट आता है जल तन्मात्रा का, और 1/8 पार्ट आता है पृथ्वी तन्मात्रा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आकाश महाभूत या कोई भी महाभूत है उसका अधिकतम पार्ट उसी की तन्मात्रा से बनता है, और बाकी का
1/8 1/8 बाकी की अन्य महाभूतों से भी आता है। इस प्रकार उसके प्रधानता के आधार पर उसका नाम दिया गया होता है कि आकाश महाभूत है, वायु महाभूत है या कोई अदर महाभूत है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण कहे गए हैं आयुर्वेद के अंदर। ये प्रकृति के मूल उपादान तत्व है, यानी कि अव्यक्त है से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अव्यक्त में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, साम्यावस्था में मिलते हैं। जब इनमें विषमता उत्पन्न होती है तो हमें सृष्टि का निर्माण मिलता है। अव्यक्त इनमें 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं इन्हें, इनिशिएटर, एक्सीलेटर एंड इनहिबिटर। इनिशिएटर मतलब प्रारंभक है, वह है रज, प्रारंभक। और एक्सीलरेटर यानी उसको उत्तेजना कौन देता है? सत्व, यानी सत्व है उत्तेजक है। और इनहिबिटर यानी कि उसका ह्रास कौन करता है? तम गुण। इनके न्यून आधिक्य से संसार का निर्माण किस प्रकार होता है? अव्यक्त से 8 प्रकार की प्रकृति का निर्माण होता है। ये अव्यक्त, महान, अहंकार तथा पंच तन्मात्रा, कुल मिलाकर 8 प्रकार की प्रकृति होती है। इनमें सत्व, रज, तम को त्रिगुण कहते हैं। लेकिन ये जो गुण शब्द है, ये इसका मतलब होता है कि रस्सी के 3 रेशे, डोरी के रेशे। जिस प्रकार रस्सी बंधन का कार्य करती है, उसी प्रकार ये त्रिगुण पुरुष के लिए बंधन का कार्य करते हैं। पंचभूतों के नैसर्गिक गुण या भूतानु तथा भूतानु प्रवेश। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, पंच महाभूतों के नैसर्गिक गुण, पंच महाभूतों की तन्मात्रा, वैशेषिक गुण या अर्थ, एक ही आंसर जाएगा। तो इसके लिए बताया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 महाभूत है। इनके नैसर्गिक गुण, अर्थ, वैशेषिक गुण या तन्मात्राएं क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध क्रमशः। नेक्स्ट टॉपिक इज पंच महाभूतों के भौतिक गुण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका श्लोक याद करना है हमें। खर, द्रव, जल, उष्णत्व, भू, जल, अनिल, तेज, शाम। भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए। भू की क्या बताइए? खरता, खर। जल की बताइए द्रव। अनिल की बताइए चल। और तेज यानी अग्नि की बताइए उष्णतम। और आकाश की लास्ट में बताइए आकाशस्य अप्रतिघातो। तो इस प्रकार सबकी बता दी। आकाश की अप्रतिघात होना, वायु की बताइए चल, अग्नि की बताइए उष्ण, जल की बताइए द्रव और पृथ्वी की बताइए खरत्व। उसके बाद है पंच महाभूतों के सत्व आदि गुण। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? आकाश को बताया है सत्व बहुल, वायु को बताया है रज बहुल और पृथ्वी को बताया है तम बहुल। और इसके तरह अग्नि को हम कर देंगे सत्व और रज बहुल एक साथ। और जल को कर देंगे सत्व, साथ में होगा ही होगा सत्व, और नीचे पृथ्वी तो तम बहुल। इनमें सत्व का हमेशा एक पॉइंट याद रखेंगे कि प्रकाशक होता है। रज का एक पॉइंट याद रखेंगे कि चल होता है। तो प्रकाशक होने के कारण आकाश सत्व बहुल है, वायु चल गुण होने के कारण रज बहुल है, अग्नि प्रकाशक और चल गुण दोनों होने के कारण सत्व रज बहुल है, जल है वो प्रकाशक लेकिन भारी या आवरक होने के कारण सत्व तम बहुल माना है, और पृथ्वी तावरक, अत्यंत आवरक होने के कारण तम बहुल मानी है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि काल और दिशा में अंतर बताओ और उनमें समानता क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में देखने को मिल जाता है हमें, इसलिए काल और दिशा में पहले अंतर पढ़ेंगे, उसके बाद उनमें समानता क्या है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले दिशा। दिशा का हमने मूर्त आधार क्या पढ़ा? सूर्य है। दिशा होती है सूर्य के आधार पर, कि पूर्व दिशा है वो सूर्य के एकदम समीपवर्ती है, सूर्य की दूरवर्ती दिशा है वो पश्चिम है, उसके लेफ्ट हैंड साइड है जो उत्तर है, राइट हैंड साइड है वो दक्षिण है, इस तरह से। फिर है काल, है उसका जो विभाजन किया गया है वो पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के संबंध का द्योतक है, कि कोई पदार्थ है उसकी उत्पत्ति हुई है, अभी चल रही है तो वो वर्तमान काल है, वो उसका विनाश हो चुका, काल का विनाश हो चुका उस समय, वो भूतकाल है, और आगे आने वाला भविष्य काल है। फिर है दिशा का संबंध होता है वो अनित्य होता है, और काल का संबंध है वो नित्य होता है। दिशा देशिक संबंध से संसार का आश्रय है, और काल है वो कालिक संबंध से संसार का आश्रय है। उपाधि भेद से हमने दिशा के 10 भेद पढ़े, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, वायव्य कोण, नेतृत्व कोण, ईशान कोण और अग्नि कोण। काल के हमने 3 भेद पढ़े, कि भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल। दिशा की हमने लक्षण पढ़ा था, दिशा क्या है? दूर आदि व्यवहार का हेतु है, और जो काल था वो अतीत आदि के व्यवहार का हेतु है। अब है दिशा और काल में समानता क्या है। तो दिशा और काल दोनों ही क्या है? अवयव रहित।
आकार रहित, नित्य और विभु और स्वतंत्र द्रव्य है। उसके बाद दोनों ही अनादि और अनंत है, हमेशा से पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले से ही उपस्थित है। दोनों ही एक एवं अविभाज्य है। वस्तु तो दोनों एक होते हुए भी उपाधि भेद से हमने भेद पढ़े। दिशा के हमने 10 भेद पढ़े और काल के हमने उपाधि भेद से 3 भी पढ़े हैं, और अगर सुश्रुत के अनुसार देखें तो 12 भी उन्होंने डिवाइड किया है। उसके अलावा दोनों में ही 5 गुण समान रूप से मिलते हैं, जो मैंने पहले बताया कि संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये उभय गुण है, ये दोनों में मिलते हैं। उसके बाद दोनों ही संसार के पदार्थों की उत्पत्ति में निमित्त कारण है। इस प्रकार दिशा और काल में समानता और विभेद किया जा सकता है।